हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, चलो हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा। और इस इंडेक्स के अंदर ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज़ का कैसा परफॉर्मेंस रहा है और इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एन एजेंसी ऑफ द यूएन, पब्लिश्ड द 16th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और उसके अंदर इंडिया का रैंक आया है 40। कितनी कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था? 132 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक आया है 40, राइट। और इस इंडेक्स के अंदर टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है, बराबर ना। और स्वीडन एंड यूएस सेकेंड और थर्ड नंबर पे है रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है हर साल? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा। 16th एडिशन था। टोटल 132 इकोनॉमीज़ का सर्वे किया गया है यहाँ पे। और इस साल इंडिया का रैंक आया है 40। और इस इंडेक्स को टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, और सेकंड नंबर पे स्वीडन, और थर्ड नंबर पे है यूएसए, राइट। ओके, इंडिया के द्वारा इस साल के इंडेक्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला है। 26 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है अगर हम 2013 से कंपैरिजन करें। और इंडिया 2015 के अंदर 81st प्लेस पे था, 2013 के अंदर इंडिया 66 प्लेस पे था, और अभी रिसेंटली जो इंडेक्स लॉन्च किया गया है उसके अंदर इंडिया का रैंक है 40। मतलब आप इस इंडेक्स के माध्यम से देख सकते हो कि इनोवेशन के अंदर इंडिया के द्वारा कितना प्रोग्रेशन हुआ है ओवर द ईयर्स। ओके, अगर मैं इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो ये जो इंडेक्स है वो वीपो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से वीपो ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और नीति आयोग, ये दो संस्था के साथ पार्टनरशिप करके, ये दो संस्था के साथ मिलके डेटा कलेक्ट करके इस इंडेक्स को लॉन्च किया है, बराबर ना। ओके, ओके, अगर मैं इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ की बात करूँ तो ओनली 4 अदर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ आर अमंग द टॉप 40। अगर मैं मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ की बात करूँ तो इंडिया के अलावा मात्र 4 इकोनॉमीज़ है जिसने टॉप 40 के अंदर अपना स्थान हासिल किया है। उसमें सबसे टॉप पे है चाइना, मलेशिया, बल्गेरिया और तुर्की, राइट। और उसके अलावा जो लो इनकम कंट्रीज़ है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, उसके अंदर एकमात्र है इंडिया जिसने टॉप 40 के अंदर अपना नाम हासिल किया है, बराबर ना, राइट। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कंटिन्यूसली उस अपना स्थान को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी एक वजह है क्योंकि दुनिया के अंदर मात्र 5 इकोनॉमीज़ के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न्स है दुनिया के अंदर, उसमें से 80% यूनिकॉर्न्स मात्र 5 इकोनॉमीज़ के अंदर है। कौन कौन सी? यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके एंड जर्मनी। अभी आपके माइंड में एक सवाल आएगा, सर यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब जिसकी जो कंपनी की स्थापना साल 2000 से बाद में हुई है और जिसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर, जिसका वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ तो $1 बिलियन से ज़्यादा है, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, ऐसी सभी कंपनीज़ को यूनिकॉर्न बोलते हैं, राइट। तो अभी वर्ल्ड में जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उसमें से 80% यूनिकॉर्न्स मात्र ये 5 कंट्रीज़ के अंदर है, उसमें से एक कंट्री है इंडिया, राइट। और आउट ऑफ अ टोटल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन ऑफ $3.8 ट्रिलियन इन 2023, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन कहाँ पे है? यूएस के अंदर 3.8 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। अब जितने भी यूनिकॉर्न्स अभी तक एस्टेब्लिश हुए हैं उसमें से 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन तो मात्र यूएस की यूनिकॉर्न्स की है। उसके बाद चाइना $736 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ सेकंड नंबर पे है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे $193 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया थर्ड नंबर पे है, बराबर ना, राइट। तो
यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर ज़्यादा मात्रा में है। ये भी एक वजह है कि भारत के अंदर इनोवेशन को प्रोत्साहन मिल रहा है, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करूं तो ये जो इंडेक्स है वो इनिशिएट किया गया 2007 के अंदर, और ये इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है एन्युअली वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो यूएन के अंडर में एक संस्था है, राइट, ओके। और वीपो की अगर बात करें तो उसकी स्थापना हुई 1967 के अंदर। उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डेरेन टैंग है, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जहाँ पे इनोवेशन के अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उसके ऊपर ट्रैक किया जाता है वीपो के द्वारा। इंडिया का रैंक इस बार 4040 आया है, और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उसमें इंडिया सबसे टॉप पे है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर मात्र 5 कंट्रीज़ ने स्थान हासिल किया है टॉप 40 के अंदर, उसमें से एक इंडिया है। और उसके अलावा जो टॉप किया है इस इंडेक्स को स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। अभी तक हर एक एडिशन में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, बराबर ना। और इस बार सेकंड नंबर पे अभी तक यूएस था, इस बार स्वीडन ने यूएस को टेक ओवर किया है, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। तो फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को एसेंट दिया है, मतलब अप्रूव किया है। उसके बारे में बात करते हैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है और कुछ उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इंडियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, President Draupadi Murmu has granted assent to the Women's Reservation Bill 2023, which mandates a 33% reservation, मतलब 1/3 of the total seats for the women in the Lok Sabha, state legislative assemblies and National Capital Territory of Delhi। एक्चुअली ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है फ्रेंड्स कि लोकसभा, राज्यसभा और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट, ये 3 जगह पे जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखनी है, राइट। 33% रिजर्वेशन वुमेन को देना है। इसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था, उसको अभी अप्रूवमेंट दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये अप्रूवमेंट अभी दिया गया, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, राइट ना, ओके। ओके अभी ये बिल को अप्रूवमेंट दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब वो क्या बनेगा, अभी एक्ट बनेगा, बराबर ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 106 अमेंडमेंट एक्ट बनेगा। और ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है जिसका जिसका ऑफिशियली टाइटल था कि कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 128वां अमेंडमेंट बिल था, जो अभी पास होने के बाद 106वां अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव हुआ है। और एक्चुअली ये जो एक्ट बनेगा उसका नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस एक्ट का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बराबर ना, ओके। ये बिल का मेन एम क्या है? टू इनहेंस द जेंडर रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग अ स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन। एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करके लोकसभा के अंदर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जेंडर रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस बिल को पेश किया गया था, बराबर ना, ओके। एक्चुअली ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो अभी से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा प्रावधान है कि ये जो बिल है वो एक बार डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी डिलिमिटेशन क्या होता है? तो डिलिमिटेशन का हम एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि एक बार सेंसस कंडक्ट होता है, एक रिसेंट सेंसस के मुताबिक एक हर एक जो पार्लियामेंट का सभ्य है उसके कंस्टिट्यूंसी की बॉर्डर डिसाइड की जाती है, और इस बॉर्डर को डिसाइड करने के बाद ये जो नया बिल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सेंसस कंडक्ट होने के बाद जो बॉर्डर डिसाइड की जाती है कि भाई ये उसकी कंस्टिट्यूशंसी है, तो ये जो कंस्टिट्यूशन की बॉर्डर कि उसको कितना एरिया उसके पास है उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन, बराबर ना, ओके। तो ये एक बार एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये बिल पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होगा, सिंपल, ओके। ओके अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
तो ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट पीएम मोदी हैज़ डिस्क्राइब्ड द लॉ एज अ नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस एक्ट को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम किसने दिया? पीएम मोदी जी के द्वारा। और एक स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 18 से 22 सितंबर के बीच में, और उसी दौरान इस बिल को पास किया गया है, बराबर ना? ओके, ये जो अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग का पहला बिल था, बराबर ना? वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना? ओके, अगर मैं इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के समरी के बारे में बात करूं तो द बिल इंट्रोड्यूस द मेजर अमेंडमेंट्स इन वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से अमेंडमेंट्स ये इंट्रोड्यूस कर रही है? तो रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, उसके अंदर वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए ये बिल के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। इन आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। इसके लिए इस बिल के अंदर कौन सा आर्टिकल है? 239 ए, बराबर ध्यान में रखना है। सेकेंड प्रावधान है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के अंदर वुमेन के लिए 33% सीट्स को रिजर्व रखने के लिए कौन सा आर्टिकल है इस बिल के अंदर? आर्टिकल 330 ए, ध्यान में रखना है। और रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बराबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है इस बिल के अंदर? आर्टिकल 332 ए रखा गया है, ध्यान में रखना है। और कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन कब इंप्लीमेंट होगा? तो डिलिमिटेशन के बाद इंप्लीमेंट होगा ये। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो एक नया आर्टिकल ऐड किया गया है 334 ए, ध्यान में रखना है। ओके, और ये जो रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। जो एक बार रिजर्वेशन मिलेगा वो कितने साल तक वैलिड रहेगा? 15 साल तक वैलिड रहेगा, बराबर ना? ओके ओके, और ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिकमिंग द विकसित भारत बाय 2047। ये जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है वो एक ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? विकसित भारत 2047 तक का ये गोल के साथ इसको पेश किया गया है, राइट? एंड इट विल बी रिक्वायर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वुमेन कंस्टिट्यूइंग अ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? तो अगर इस चीज़ को हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हमको हर सोसाइटी का हर एक सेक्शन से इस बिल के अंदर सहकार मिलना चाहिए सरकार को, राइट ना? स्पिरिट ऑफ द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये स्पिरिट से इस बिल को पेश किया गया है। वुमेन लीड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सेस फॉर द वुमेन, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इस बिल को पेश किया गया है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं अभी इंडिया की स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ कि अभी इंडिया के अंदर ये पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रही है, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 181 वुमेन मेंबर्स इन द लोअर हाउस एंड 31 वुमेन इन राज्यसभा। क्या बोला है कि अगर एक बार इस एक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर ले तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 181 वुमेन, जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, उसके अंदर 181 वुमेन होनी चाहिए और 31 वुमेन होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर, बराबर ना? एज ऑफ द करंट डेटा देयर आर 82 वुमेन इन द लोकसभा। अभी लोकसभा के अंदर कितनी वुमेन है? 181 की जगह पे है 82 वुमेन है, कंस्टिट्यूइंग ओनली 15% ऑफ इट्स मेंबर्स। राज्यसभा के अंदर अभी कितनी वुमेन है? 24 वुमेन। कितनी चाहिए? 31 चाहिए, बराबर ना? तो ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये 24 वुमेन से 31 वुमेन करना है, 82 वुमेन से 181 वुमेन करना है, राइट? ये इस बिल का मेन प्रावधान है। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लेस देन 10% ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर फीमेल। टोटल मिला के देश के अंदर 20 राज्य के अंदर 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 10% से भी कम एमएलएज फीमेल है। सबसे कम गुजरात के अंदर मात्र 2%, महाराष्ट्र के अंदर 8.3%, आंध्र प्रदेश के अंदर 8%, बराबर? तो ये बड़े बड़े राज्य के अंदर भी फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, बराबर ना? ओके ओके, अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियाज पार्लियामेंट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे लोएस्ट है।
When compared with the BRICS countries, including the new members, India has a second lowest representation of the 15%, the second lowest after the Iran 6%. अभी ब्रिक्स कंट्रीज की अगर बात करें, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और अभी एक नया मेंबर ऐड हुआ है ईरान, ये 6 कंट्रीज़ के अंदर सबसे लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का ईरान के अंदर है, मात्र 6%। उसके बाद सेकेंड लोएस्ट है इंडिया के अंदर 15%, बराबर ना? ओके। और अकॉर्डिंग टू द रिसेंट यूएन वुमेन डेटा, अभी रिसेंटली यूएन के द्वारा एक यूएन वुमेन डेटा लॉन्च किया गया, रवांडा 61% वुमेन उसके पार्लियामेंट के अंदर कौन है? फीमेल है, बराबर ना? राइट। और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी पार्लियामेंट के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। बांग्लादेश के अंदर 21% है, इंडिया के अंदर 15% और पाकिस्तान के अंदर भी 20% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, राइट। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप पे रिपोर्ट तैयार किया गया था उसके द्वारा, उसमें भी इंडिया का रैंक था 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। मतलब पहले से ही जेंडर गैप के बारे में इंडिया बहुत पीछे रहा है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है ये गोल को अचीव करने के लिए, बराबर ना? ओके। ओके, यहाँ पे डिलिमिटेशन की डेफिनेशन लिखी है कि डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग द इलेक्टोरल बाउंड्रीज फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। कि डिलिमिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्टोरल बाउंड्रीज डिसाइड की जाती है लोकसभा और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस की, बराबर ना? और बेस्ड ऑन लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। तो अभी जो हमारा सेंसस नया कंडक्ट होने का बाकी है ड्यू टू कोविड की वजह से 2021 की जगह पे अभी तक वो सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। एक बार वो सेंसस कंडक्ट होगा, पॉपुलेशन का डेटा आएगा उसके सामने, फिर उसके बाद हम ये कॉन्स्टिट्यूशंस का बाउंड्री डिसाइड करेंगे, उसके बाद ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस तैयार होगी, बराबर ना? ओके। चलो, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जो हमारे 17th स्पीकर है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा के मेंबर्स की 552 हो सकती है और अभी रिसेंटली 550 है। ओके, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस भी बोलते हैं। और उसके स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जो हमारे 17th स्पीकर है। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 2024 तक कितनी हो जानी चाहिए? 552, बराबर ना? आपको पता करना है अभी लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, उसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है? जगदीप धनखड़, जो 14th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की होती है 250 मेंबर्स और प्रेजेंट स्ट्रेंथ पर राज्यसभा कितने हैं? 245 मेंबर्स है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा आरोग्य मंथन एक इवेंट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी hosted the 2-day आरोग्य मंथन इवेंट ऑन 25 सितंबर एंड 26 सितंबर एट न्यू दिल्ली। और ये इवेंट क्यों आयोजित किया गया था? क्योंकि 5 साल कंप्लीट हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के और 2 साल कंप्लीट हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। तो इसी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के एनिवर्सरी के ऊपर ये आरोग्य मंथन इवेंट का आयोजन किया गया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो हमारे इंडियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इसी इवेंट के दौरान 2 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। आपके द्वारा आयुष्मान 3.0 एंड आयुष्मान भाव कैंपेन। ये 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया उनके द्वारा इसी आरोग्य मंथन इवेंट के दौरान, राइट। ओके, ओके, जैसे हमने बात की कि इस इवेंट को आयोजित किया गया है 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के एनिवर्सरीज के ऊपर, जिसमें 5 साल कंप्लीट हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। उसके बारे में बात करते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है।
तो अभी तक इस योजना के अंडर में 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स कवरिंग मोर देन 24 करोड़ बेनिफिशरीज इस योजना के अंडर में इस योजना का बेनिफिट ले चुके हैं, राइट। इट बूस्ट अ रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमलेस प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, आउटरीच एफर्ट्स एंड फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये योजना के अंदर अभी तक अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुके हैं और 24 करोड़ बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिल चुका है। और अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूँ तो इस योजना को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 के अंदर। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की एक संस्था है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टेरिटरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। देखो, एक्चुअली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है फ्रेंड्स, कि ये योजना को 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है एक संस्था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस योजना के अंडर में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट एनी प्रीमियम बेनिफिशरी को प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना, ओके। और उसके अलावा अभी तक इस योजना के अंडर में टोटल 24 करोड़ बेनिफिशरीज बेनिफिट ले चुके हैं। अभी तक टोटल 5 करोड़ एडमिशन्स हो चुके हैं इस योजना के अंडर में। और इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है किसी न किसी वजह से, उन लोगों को, उन लोअर इनकम वाले लोगों को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट एनी प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है इस योजना के अंडर में। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी। उसके 5 साल कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए ये आरोग्य मंथन इवेंट का आयोजन किया गया था, बराबर ना, ओके। अगर मैं इस आयुष्मान भारत के अंडर में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, बराबर ना। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूँ तो आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वॉज लॉन्च एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये जो आयुष्मान भारत है ना, वो किसका रिकमेंडेशन है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 के अंदर लॉन्च की गई थी, उसका रिकमेंडेशन है टू अचीव द विजन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर जो लॉन्च की गई थी, उसके अंदर एक विज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना है। उस विज़न के अंडर में ये आयुष्मान भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, बराबर ना, यस। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन डिजाइन टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है सभी लोगों को, हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राइट, ओके। अभी ये आयुष्मान भारत के अंदर 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई। अगर आपको पता हो, जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर है, PHC जिसको हम बोलते हैं, वो सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में एस्टैब्लिश किए गए हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। तो इसके 2 मेन कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बराबर ना, ओके। और एक तो ये आरोग्य मंथन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल कंप्लीट हुए, उसके लिए ये इवेंट का आयोजन किया गया। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके 2 साल कंप्लीट हुए, उसके लिए भी इस इवेंट को आयोजित किया गया है। तो अभी हम दूसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, बराबर ना, ओके। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विच इज़ लॉन्च बाय द PM मोदी, उसका एम क्या था? टू क्रिएट एन एफिशिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम से पता चलता है कि हमको हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है सिटीजन को, लेकिन डिजिटली प्रोवाइड करनी है, बराबर ना, ओके। और इट हैज़ जनरेटेड ओवर 45 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड लिंक ओवर 30 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो अभी तक इस मिशन के अंडर में कितने अकाउंट बन चुके हैं? 45 करोड़, और 30 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके अंदर एड ऑन भी हो चुके हैं। अब ये अकाउंट कौन सा है, ये हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर में
क्या किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली सेव करना। अभी जो आप फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उसको वो अपना पुराना रिकॉर्ड एक फाइल में लेके जाना पड़ता है, तभी उसका जो भी हेल्थ हिस्ट्री है वो डॉक्टर को अच्छे समझ में आ सकता है, डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसके लिए पेशेंट को क्या करना पड़ता है, अपने पुराने जो सभी उसको जितने भी पुराने जो डिसीज़ है उसके बारे में उसका रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ता है, तभी जाके उसका फ्यूचर में जो अगर कोई बड़ा डिसीज़ हुआ तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट। तो ये जो हार्ड कॉपीज़ के अंदर अभी तक हम फाइल्स को स्टोर कर रहे थे, उसी को अभी रिप्लेस किया जा रहा है हेल्थ रिकॉर्ड्स को, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंदर। किस तरीके से, तो अभी सभी सिटीज़न का एक अकाउंट नंबर बनेगा ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में, और अभी तक 45 करोड़ अकाउंट नंबर बन चुके हैं। और ये अकाउंट नंबर कोई बैंक का अकाउंट नंबर नहीं होगा, ये अकाउंट नंबर है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर, राइट। ये 14 डिजिट का नंबर होगा। उसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक बार ये आप अकाउंट नंबर बन चुका है, अभी जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, जो डॉक्टर इस मिशन के अंडर में एनरोल है, तो उस डॉक्टर को जस्ट आपको ये अपना अकाउंट नंबर दिखाना है, आपके बारे में जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है जो आपने इसके अंदर अपलोड किए हैं, राइट, वो यहाँ पे उस डॉक्टर को ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, राइट। तो आपको कोई फाइल वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं, आपका पूरा ना हेल्थ रिकॉर्ड इस अकाउंट नंबर के अंदर स्टोर होगा, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। कितने डिजिट का होता है, 14 डिजिट का नंबर होता है, बराबर ना, राइट। तो ये जो स्कीम है वो 27 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। अभी उसके 2 साल कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए भी इस इवेंट का आयोजन किया गया है, आरोग्य मंथन इवेंट का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली बनाना, बराबर ना, ओके। इस उपरांत जो भी राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, उसको इसी इवेंट के दौरान आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया, बराबर ना। दोनों स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पर अलग अलग राज्यों को ये पुरस्कार मिला है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक बार देख लेना है, बराबर ना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में किसने अच्छा परफॉर्म किया, वो राज्यों को यहाँ पे अवार्ड दिया है, उनका नाम लिखा है। और यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में किसने अच्छा परफॉर्म किया, बराबर, वो राज्यों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ओके। और जो संस्था ये 2 स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रही है, वो संस्था का नाम क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उसके बारे में देखते हैं। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज अ सक्सेसर ऑफ द नेशनल हेल्थ एजेंसी। पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी था, उसको रिप्लेस किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल हेल्थ एजेंसी वॉज रिकन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑन 2 जनवरी 2019, बराबर ना। और अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO कौन है, सुधांश पंत हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर है, बराबर ना, ओके। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 78th सेशन हुआ था UN जनरल असेंबली का, उसके बारे में बात करते हैं। तो 78th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली वो कहाँ पे हुआ था, UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जितनी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, वो सभी मेंबर कंट्रीज़ को बोलते हैं ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया था, और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है, राइट। तो ओके, इस बार की मीटिंग का थीम क्या रखा गया था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग द ग्लोबल सॉलिडरिटी, accelerating the action on 2030 agenda and its sustainable development goals towards the peace, prosperity, progress and sustainability for all। ये इस बार की मीटिंग का थीम था। और जो 77th मीटिंग था वो 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था। उसका थीम क्या रखा गया था, अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस, बराबर ना। तो ये जस्ट 2022 की मीटिंग का थीम ध्यान में रखना है, 2023 की मीटिंग का थीम ध्यान में रखना है। 2023 की जो मीटिंग है उसका वो कौन से नंबर की मीटिंग है, 78th सेशन है, बराबर ना, ओके।
और जो मेंबर कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी, बराबर ना। ओके, तो ये जो 78 सेशन था, ये पूरी वीक दरमियान ये अलग अलग मीटिंग्स का आयोजित किया गया, बराबर ना। और इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक के ऊपर बात किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल डिबेट किया गया। एवरी ईयर सिंस 10th यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी 1955 के अंदर, ब्राज़ील हैज़ बीन द फर्स्ट टू एड्रेस द डेलीगेशन फॉलोड बाय द यूएस। हर साल ये जनरल डिबेट जो होता है शुरुआत में, उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन करता है? ब्राज़ील करता है। उसके बाद कौन करता है? यूएस। उसके बाद एसडीजी समिट हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 के अंदर यूएन के द्वारा डिसाइड किया गया, जो 17 गोल्स, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ ने कितना प्रोग्रेस किया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है सेकंड एसडीजी समिट के अंदर। थर्ड मीटिंग हुई हाई लेवल डायलॉग ऑन फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर मीटिंग हुई। फोर्थ मीटिंग हुई क्लाइमेट एम्बिशन समिट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। फिफ्थ मीटिंग हुई हाई लेवल मीटिंग ऑन द पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर मीटिंग हुई। ओके, सिक्स्थ मीटिंग हुई प्रिपरेटरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर द समिट ऑफ द फ्यूचर्स समिट्स, किसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, बराबर ना। वहाँ पे मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई सिक्स नंबर की। सेवन्थ नंबर की मीटिंग हुई हाई लेवल मीटिंग ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर यहाँ पे मीटिंग की गई। एट्थ नंबर की मीटिंग हुई हाई लेवल मीटिंग ऑन द फाइट अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। द सेकेंड हाई लेवल मीटिंग ऑन द फाइट अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस वॉज कमेंट्स ऑन 22 सितंबर। तो दूसरी बार यूएन जनरल असेंबली के दौरान ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर मीटिंग का आयोजन किया गया। 2022 में भी आयोजन किया गया था, 2023 में भी आयोजन किया गया, बराबर ना। तो ये कुछ पूरे वीक के दौरान इतनी मीटिंग्स का आयोजन किया गया मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, और ये मेंबर कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेशन की बात करूं तो ये 78 सेशन में इंडिया के द्वारा किसने पार्टिसिपेट किया गया? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर रिप्रेजेंट द इंडियन डेलीगेशन एट द हाई लेवल वीक ऑफ द सेशन, बराबर ना। तो इंडिया की तरफ से इस मीटिंग के अंदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, तो इंडिया के द्वारा इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर फोकस किया गया था कि हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमने एक मूवमेंट शुरू किया है, लाइफ मूवमेंट, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। हमारा हर एक सिटीज़न का बिहेवियर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग होगा 2030 तक, ये उसके बारे में बात किया एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं जयशंकर के द्वारा। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है। हम बहुत सारे हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं सिटीजन सर्विस को अफोर्डेबल और इजी बनाने के लिए, लाइक डिजी लॉकर, लाइक आधार, लाइक यूपीआई। तो ये सभी इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे बात की गई। उसके अलावा हमने इंडिया का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन क्वाड कंट्रीज़ के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, वो हाईलाइट किया गया। उसके अलावा हमने वैक्सीन मैत्री लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो हमने कोविड-19 के पेंडेमिक के लिए जो वैक्सीन डेवलप की है, उसके अलावा आगे आने वाले पेंडेमिक के अंदर हम जो भी वैक्सीन को डेवलप करेंगे वो हम हमारे हर एक जो लिस्ट डेवलप कंट्री से उसको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बराबर ना, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर में। तो उस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे बात की गई, राइट। ओके, उसके अलावा I2U2 जो ग्रुप बनाया गया है इंडिया, यूएस, इजराइल एंड यूएई के द्वारा, उस ग्रुप के लिए वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च की गई इस इवेंट के दौरान। यूएन जनरल असेंबली के 78 सेशन के दौरान I2U2 ग्रुप के द्वारा एक पर्टिकुलर वेबसाइट लॉन्च की गई है, बराबर ना। जस्ट आपको ये ग्रुप कौन कौन सी कंट्री का है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए। I2U2 इंडिया, यूएस, इजराइल और यूएई का है, बराबर ना। ओके, ये जो I2U2 ग्रुप है 2021 के अंदर उसकी स्थापना की गई, बराबर ना, जिसको हम वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं, बराबर ना। क्वाड कंट्रीज इज अ डिफरेंट, जहाँ पे इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्रीज़ है, और ये जो I2U2 ग्रुप है उसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं, बराबर ना। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई। ओके, उसके अलावा इसी असेंबली के दौरान इंडिया और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। तो हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ इंडिया और जापान के बीच में, राइट। उसके अलावा
यूएन इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टू कोलाबरेट ऑन द वेरियस इनिशिएटिव्स विच इंक्लूड्स द फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इनिशिएटिंग अ न्यू पार्टनरशिप टू इंडियन साउथ साउथ कोऑपरेशन, राइट। तो फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ के लिए बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ हमने पार्टनरशिप किया, किसने? यूएन इंडिया के द्वारा, बराबर ना? ओके ओके उसके उपरांत यहाँ पे एक प्लान भी एस्टेब्लिश किया गया है कि टू एस्टेब्लिश अ न्यू ह्यूमन यूथ ऑफिस। 78th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली फॉलोइंग द एडॉप्शन ऑफ द जनरल असेंबली resolution marked a significant milestone with the establishment of the new UN Youth Office. This office will be headed by the soon to be appointed Assistant Secretary General for the Youth, right? तो ओके तो ये जो यूएन यूथ ऑफिस है वो जो मात्र यूथ के ऊपर ही फोकस करेगी, यूथ के डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करेगी। तो ये यूथ ऑफिस एस्टेब्लिश करने का प्लान इस 78 सेशन में लॉन्च किया गया। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 लॉन्च किया गया। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ग्लोबल लेवल पे यूएन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये 4 साल के अंदर एक बार लॉन्च किया जाता है। लास्ट जो रिपोर्ट था 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये उस सेकेंड एडिशन है और इस बात का जो रिपोर्ट का टाइटल है टाइम्स ऑफ क्राइसिस, टाइम्स ऑफ चेंज, साइंस फॉर एक्सलेरेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये रिपोर्ट का टाइटल है, ये सेकेंड एडिशन था जो 78 सेशन के दौरान ये लॉन्च किया गया। ओके अगर मैं इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करूं तो दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ट्रैक्स की इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी। जो यूएन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए हैं उसके अंदर उसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है उसका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ट्रैकिंग किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर, बराबर ना? हर 4 साल के अंदर इसको एक बार लॉन्च किया जाता है। This report serves as a vital resource for the policymakers, researchers, and civil society organizations, guiding efforts to achieve the SDGs Sustainable Development Goals by 2030। जो 17 गोल्स डिसाइड किए गए उसको अचीव करने के लिए ये रिपोर्ट एक रिसोर्स के तौर पे काम कर रहा है, राइट? ओके इस रिपोर्ट के अंदर वार्न किया गया है वर्ल्ड को कि इस वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। This report called for urgent action to address the challenges of the climate change, poverty and inequality, बराबर ना? तो इस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड को वार्न किया गया है कि हम कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अर्जेंट एक्शंस हमको लेने हैं टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ध्यान में रखना है। ओके अगर मैं यूएन जनरल असेंबली की बात करूं तो इट इज़ अ मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन, राइट? वो यूएन की 6 मेन संस्था है उसमें से एक संस्था है यूएन जनरल असेंबली, बराबर ना? और 1945 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके ऊपर प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, ध्यान में रखना है। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये 2 संस्था के द्वारा अभी एक पैक्ट साइन किया गया है टू एडवांस नेशनल मास्टर प्लान। उसके बारे में बात करते हैं और इस न्यूज़ को समझने से पहले ये नेशनल मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति जिसको लॉन्च किया गया 2021 के अंदर, इट इज़ डिज़ाइन एज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये पीएम गति शक्ति को डिज़ाइन क्यों किया गया है? एक एज अ नेशनल मास्टर प्लान उसको डिज़ाइन किया गया है, एक पाथ कि जहाँ से हमको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अचीव करनी है। अब ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है? तो एक्चुअली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक का खर्चा है ना, उसको कम करना है, लॉजिस्टिक एफिशिएंट बनाना है। इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कार्गो कोई वाटर वे से आ रहा है फिर उस कार्गो को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक 15-15, 20-20 घंटे का लॉजिस्टिक उसको रोड वे के माध्यम से करवाना पड़े, राइट? तो हमको जहाँ पे उसको डेस्टिनेशन तक ले जाना है वो डेस्टिनेशन वो वाटर वे से एकदम नज़दीक होना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक का खर्चा कम हो,
ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट हो, राइट, कॉस्ट कटिंग हो सके। तो ये पूरा एक मास्टर प्लान एक तैयार करना है जिसको हम बोलते हैं पीएम गति शक्ति, बराबर ना। ओके, पीएम गति शक्ति इंक्लूड्स द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द जीएसवी, जो फोकस किया जाता है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स। दिस इनिशिएटिव प्रॉमिस टू ब्रिंग द फॉर्मलाइजेशंस ऑन द लॉजिस्टिक सेक्टर, बराबर ना। तो पीएम गति शक्ति का मेन ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाना। ओके, अभी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च ऑन October 13 with a focus on developing a next generation infrastructure and creating a globally competitive logistic ecosystem। तो जैसे मैंने बताया, नेशनल मास्टर प्लान और कुछ भी नहीं है, एक जस्ट पाथ है कि हम वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एफिशिएंट बनाना है लॉजिस्टिक सेक्टर को, एक प्लान है बस, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो अभी ये जो पैक्ट साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटर ट्रेड और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच में, बराबर। तो ये पैक्ट क्यों साइन हुआ है? तो एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटर ट्रेड है वो नेशनल मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, राइट। और ये जो डिपार्टमेंट वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है जो अभी रिसेंटली गुजरात के वडोदरा के अंदर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओनली लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बराबर ना। उस संस्था के साथ अभी DPIIT के साथ द्वारा पार्टिसिपेशन किया, मतलब MOU साइन किया गया है कि दोनों साथ में मिलके नेशनल मास्टर प्लान को जल्दी से इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंडिया के अंदर, बराबर ना। ओके, तो ये MOU का जो ऑब्जेक्टिव है, दिस कोलैबोरेशन एम्स टू इंटीग्रेट 3 कोर विजन्स, स्मार्टर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 3 विजन के साथ इस MOU को साइन किया गया है, बराबर ना। ओके, गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी अक्रॉस द इंडिया टू डिज़ाइन, डेवलप एंड डिलीवर द कोर्सेज एंड क्यूरिकुलम रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एट द वेरियस सेंटर्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। तो देश के अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग जगह पे, बराबर, एक किस तरीके से लॉजिस्टिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाना है, इसके लिए एक कोर्सेज प्रोवाइड करने में ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो एक डिज़ाइन, डेवलप और डिलीवर करेगी कोर्सेज को, बराबर ना। एक वो कोर्स तैयार करेगा जो देश के हर एक राज्य के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिंपल, राइट। प्रधानमंत्री गति शक्ति अप्रोच विल लीड टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड अ मोर कॉम्पिटिटिव बिजनेस इकोसिस्टम, राइट ना। तो ये नेशनल मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एफिशिएंटली जल्दी से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, जहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएंगे ये GSV विश्वविद्यालय के द्वारा। इस कोर्सेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना है, और अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए, लोग इसके अंदर में ट्रेन हो गए, तो जल्दी से गति शक्ति मास्टर प्लान को DPIIT इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ओके, अगर मैं अभी जो GSV जो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर जो कोर्सेज अभी अवेलेबल हो रहे हैं, उसके अंदर टेलर टू द नीड्स ऑफ द रेलवे, मेट्रो एंड हाई स्पीड रेल सेक्टर, अलाइनिंग एजुकेशन विद द इंडस्ट्री डिमांड्स, बराबर ना। तो अभी जो यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो रेलवे सेक्टर के ऊपर, मेट्रो के ऊपर, हाई स्पीड रेल सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे अभी कोर्सेज अवेलेबल है। उसके अलावा GSV ऑफर्स 5 रेलवे कोर्सेज फोकसिंग ऑन द एरिया लाइक द ट्रैक टेक्नोलॉजी, रेल व्हील इंटरेक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, सिग्नलिंग सिस्टम। ओके, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्लान किया गया है टू ट्रेन द 15,000 स्टूडेंट्स फॉर द एश्योर्ड जॉब्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी ये 15,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की बात प्लान कर रहा है यूनिवर्सिटी, बराबर, जिनको उनको एश्योर्ड जॉब मिल सके उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना। ओके, अगर मैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करूं, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2022 को,
to enhance a soft infrastructure, improve logistics services, promote the digitization, invest in the human resource development and bolster the skilling in the logistics sector। इस उद्देश्य से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2022 के अंदर, बराबर ना। उसका कोर ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड, सीमलेस, एफिशिएंट, रिलायबल, ग्रीन, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस, बराबर ना। तो अल्टीमेटली लॉजिस्टिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाने के लिए इंडिया के अंदर दो मेन इनिशिएटिव्स है, एक तो नेशनल मास्टर प्लान और एक है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बात की कि गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो पहले उसका नाम था नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी थी एंड वर्ल्ड्स थर्ड फॉलोइंग द रशिया एंड चाइना, विच वॉज डेडिकेटेड टू द इंडिया इन दिसंबर 2018, बराबर ना। तो ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जो वर्ल्ड की 3rd नंबर की और इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है, बराबर ना। ओके, अभी तक मात्र रशिया और चाइना के अंदर ही ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है। अब ये 3rd यूनिवर्सिटी है जो लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है, राइट ना। ओके, GSV was established as a central university through an act of the parliament in 2022, which is sponsored by the Ministry of Railway. GSV is mandated to the work across the railway, shipping, ports, highway, road, waterway, aviation, ये सभी जगह पे ये विश्वविद्यालय काम करेगी, बराबर ना। किस तरीके से लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव किया जाता है उसके ऊपर रिसर्च करेगी, और उसका लोकेशन है वडोदरा, गुजरात के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई संप्रीति 11, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की गई, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, तो एक्सरसाइज संप्रीति 11 एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कहाँ पे, मेघालय के अंदर, बराबर ना। और इसके बारे में बात करते हैं कि दिस 11th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन्स द इंडिया बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन बाय प्रोमोटिंग द स्ट्रॉन्गर बायलैटरल कनेक्शंस, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रेसिप्रोकल बेनिफिट फ्रॉम द शेयर्ड एक्सपीरियंस, बराबर ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को और बढ़ावा देने के लिए 11th एडिशन ऑफ संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो अभी रिसेंटली मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था, बराबर ना। उसमें एक एक्चुअली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, जो राजपूत रेजिमेंट है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और टोटल 27 बांग्लादेश इन्फेंट्री रेजिमेंट इज द लीड यूनिट फ्रॉम बांग्लादेश कंटिजेंट, बराबर ना। बांग्लादेश के तरफ से इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज के अंदर, और इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, राइट। और ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2009 के अंदर आसाम के अंदर, और 10th एडिशन जो अभी लास्ट हुआ था वो बांग्लादेश के अंदर हुआ था, और अभी 11th एडिशन इंडिया के अंदर मेघालय के अंदर हो रहा है, बराबर ना। ओके, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, कैपिटल ढाका और करेंसी है टाका, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।